हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भाग 18 की। और भाग 18 में आपातकाल संबंधी यानी कि इमरजेंसी के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भाग 18 है जिसमें आपातकाल का प्रावधान है, इसका विस्तार अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। इसमें 4-5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करूंगा। और खासकर राष्ट्रीय आपातकाल और जो आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपात, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, उसके संबंध में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। और अगर आपको इतना तैयार है तो भाग 18 से बनने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा। तो भाग 18 आपातकाल, इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक जिसका विस्तार है, तो इसकी रूपरेखा क्या है, आखिर इसका संविधान में जिक्र क्यों किया गया है, इसके संबंध में कुछ पहले आपसे मैं चर्चा करता हूँ। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। जो आपातकाल के प्रावधान है, मान लो देश में कोई ऐसी असामान्य स्थिति आ जाती है कि नियंत्रण करना उस पर आवश्यक हो जाएगा, उस स्थिति में जो ये आपका आपातकाल है या संसद को या आपको केंद्र सरकार को इससे निपटने की शक्ति देता है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की इसका उद्देश्य क्या था, संविधान में आखिर इन प्रावधानों को क्यों जोड़ा गया, इससे देश की संप्रभुता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश में अखंडता बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना आए तथा संविधान की सुरक्षा बनी रहे, संविधान सुरक्षित रहे। संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए आपातकाल के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया था। अच्छा, आपातकाल इसी स्थिति में लागू होता है जब किसी तरीके से कोई कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जब बिगड़ जाती है, उस स्थिति में आपातकाल लागू करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उन परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहला अनुच्छेद इसमें मैंने लिया है अनुच्छेद 352। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह सबसे पहला अनुच्छेद और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संबंधी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में आपको सीधे सीधे याद रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। अगर इस राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बन सकते हैं, मैंने सबको इसमें शामिल किया है। सबसे पहला है कि इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। आपको क्या याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी घोषणा जब मूल संविधान की बात की जाए तो डायरेक्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे इसकी घोषणा कर देता था। लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि अब केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नहीं बल्कि कैबिनेट की लिखित अनुमति पर, कैबिनेट की लिखित अनुमति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। अच्छा, इसका आधार क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का आधार क्या होगा, तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि मूल संविधान में इसके लिए 3 आधार की चर्चा की गई थी। मूल संविधान में भी 3 आधार की चर्चा की गई थी और वर्तमान में भी इसके संबंध में 3 आधार है, 3 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। सबसे पहला युद्ध, यदि युद्ध की स्थिति देश में है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर सकता है। फिर बाह्य आक्रमण, यदि किसी विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मैंने मूल लिखा था उसमें जब मूल संविधान की बात की जाए तो वहां पे आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, तब इससे यह चीज सामने आई थी, इससे इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे दुरुपयोग हो रहा है। तो इस दुरुपयोग की स्थिति से बचने के लिए जब आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी की सरकार, खासकर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, बुरी तरीके से उसकी पराजय हुई थी और तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और उस टाइम पे 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, जिसके तहत यह जो आंतरिक अशांति शब्द था, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसमें क्या शब्द जोड़ दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इस आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। अच्छा, इसका मैंने पूरा रूपरेखा भी इसकी आपको बता दी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। क्योंकि जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सलाह पर जो उसमें फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था
कि जब इनकी बुरी तरीके से पराजय हुई, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने एक आगे मैंने यहाँ पे कहीं समिति लिखाई थी कि जनता पार्टी की सरकार ने एक समिति बनाई थी और उस समिति ने अभी आगे इसमें आएगा, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो समिति बनाई थी, उस समिति ने इस आंतरिक अशांति के आधार पर जो इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था उस पर समीक्षा की और उस पर जब रिपोर्ट सौंपी तो उसने कहा कि यह आपातकाल तर्क संगत नहीं था। कहने का मतलब इस आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया वह आपातकाल के अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 किया और उसके तहत आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और उसी के साथ साथ आपको ये याद रखने की पहले राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और एक चीज मैंने आपको जब इस कैबिनेट के संबंध परिषद के संबंध में पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि कैबिनेट का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। सिर्फ अनुच्छेद 352 के तहत जब 44वां संविधान संशोधन आया था तब अनुच्छेद 352 के तहत यही बात जो कैबिनेट संबंधी लिख दी गई कि राष्ट्रपति कैबिनेट की अनुमति लेगा, तो सिर्फ यही पे कैबिनेट का प्रयोग किया गया है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया और 44वें संशोधन 1978 द्वारा ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की अनुमति चाहिए। तो यही बात मैंने आपको अभी समझा दी। अब इसकी समय अवधि के विषय में आपको क्या याद रखना है कि आखिर संसद को कितनी समय अवधि मिली कि इसके अंतर्गत इस समय अवधि के अंदर यदि संसद इस प्रस्ताव को पारित कर देगी तब तो यह लागू रहेगा, वरना इसके प्रावधान समाप्त हो जाएगा। तब आपको याद रखना है यदि संसद 1 माह के भीतर उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से अनुमति प्रदान कर दे तब 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। क्या आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति ने इस आपातकाल की घोषणा की उसके 1 माह के भीतर संसद जो संसद में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से यदि इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो आपातकाल 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहा गया है कि इसका अधिकतम समय निर्धारित नहीं है, आपातकाल का अधिकतम समय निर्धारित नहीं है और यह 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपको याद रखना है कि 6 माह करके या अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हो। फिर आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव के संबंध में आपको क्या याद रखना है? केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रभाव का मतलब क्या है? जो राज्य सूची के विषय हैं, जो राज्य स्तरीय विषय है जिस पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता था, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह राष्ट्रपति के अंडर आ जाएंगे और राष्ट्रपति संसद को अधिकार दे सकता है कि राज्य के मामलों पर संसद कार्यवाही करे। फिर क्या है? लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। इसके तहत एक वर्ष का कार्यकाल लोकसभा विधानसभा का बढ़ाया जा सकता है। फिर मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल का हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके संबंध में मैंने एक अनुच्छेद लिया है, अनुच्छेद 358। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 352 के बाद सीधे मैं 358 पे पहुंच गया। उसका रीजन सिर्फ ये है कि चूंकि यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया। तो जो यहाँ पे मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, उसके संबंध में अनुच्छेद 358 क्या कहता है? यदि राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 358 आपका कह रहा है अगर राष्ट्रीय आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है उस स्थिति में जो आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 है जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, तो स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो किसके तहत समाप्त होगा? अनुच्छेद 358 के तहत समाप्त होगा और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 जो कि हमारे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि से संबंध में संरक्षण था और जो आपका अनुच्छेद 21 है वह भी मौलिक अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे परंतु अन्य निलंबित होंगे। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार चाहे जो हो, अनुच्छेद 359 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक आपका अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21, ये 2 ऐसे अनुच्छेद होंगे
किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 359 में किया गया। अच्छा, इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगर आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की आपसे चर्चा की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो मैंने आपको बताया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया, आज आपको याद रखना है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर से लिया गया। जर्मनी का जो संविधान है जिसको वाइमर कहा जाता है, वहां से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। फिर इसके संबंध में आपको क्या याद रखना कि अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो आपको याद रखना है कि अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला लगा था 1962 से 1968 तक। 1962 से 1968 तक क्या, जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तब यह 1965 तक चला था। 1965 तक यह आपातकाल लगा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 1965 में चूंकि पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया था, तब यह समाप्त नहीं हो पाया था, बल्कि और आगे समय इसका बढ़ गया था, तब वह 1968 तक हो गया था। तो इसका कारण था चीन आक्रमण। और आपसे यदि इसमें 1965 के बाद देखा जाए तो पाकिस्तान का आक्रमण भी इसका कारण था। उस समय आपको याद रखना कि उस समय हमारे भारत के उप राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रधानमंत्री कौन थे, तो जब 1962 में लगा था, जब 1962 में लगा था, तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे भारत पे आक्रमण कर दिया था, उस समय कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर आपका आता है 1971 से 77 तक। तो इस संबंध में आपको याद रखना है कि 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, खासकर बांग्लादेश को आजाद कराने के संबंध में, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और चूंकि 1975 में वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था, तो इसका कार्यकाल 1977 तक चला गया था। तो वो बात आपको याद रखनी है। जब 1971 में आपातकाल लगा था, तो उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर जब 1975 में तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है, तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में उठता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस आपातकाल की घोषणा किसने की थी, तो किसने की थी, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा यह घोषणा की गई थी। और प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। फिर ये देखो, यही आयोग मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शाह आयोग, दिमाग से मेरे स्किप कर रहा था, शाह आयोग था। तब इस संबंध में आपको क्या याद रखना है कि इस आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इसे तर्कसंगत नहीं बताया। मैंने आपको बता दिया कि जब आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तब चूंकि इनकी उसके बाद जो आम चुनाव हुए थे, इनकी बुरी तरीके से हार हो गई थी कांग्रेस पार्टी की, और जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, इस शाह आयोग का गठन किया। शाह आयोग का गठन किया और शाह आयोग ने इस पर जो आपका आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, इसकी समीक्षा की और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, यह तर्कसंगत नहीं था। इसके संबंध में याद रखना। अच्छा, इसके संबंध में एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इसमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय आपात के इस प्रावधान को आप समझ गए होंगे। अगर मैं रिकॉल आपको करा दूं, अगर इससे जो डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनते हैं, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, तो आप समझिएगा कि पहली चीज आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किस भाग में है, तो आपातकाल के सभी जिक्र भाग 18 में है। फिर अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है। घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। और मूल रूप से इसमें कौन कौन से शब्द शामिल थे, तो मूल रूप से मैंने आपको क्या बताया, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। फिर आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह कब शामिल हुआ, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। फिर कैबिनेट की अनुमति लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य किस संशोधन से बनाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यही थी। और फिर एक वही आप एक बात और याद रखिएगा कि इसकी घोषणा के 1 माह के भीतर संसद को 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा, तब यह 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। और उसकी अधिकतम समय सीमा निश्चित नहीं है, 6 माह करके या अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव के संबंध में मौलिक अधिकारों वाला मैंने आपको बता दिया कि 358 के तहत ये बात कही गई है कि जब
आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण के जो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होगा, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण है, उस स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद आपका 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान कहाँ से ग्रहण किए गए थे? जर्मनी के वाइमर से ग्रहण किए गए थे। अब तक 3 बार लगा और 3 बार मैंने आपको समझा दिया। और इसके लिए जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसकी समीक्षा के लिए कि जो आपका आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था, तो उसकी समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया था? साह आयोग का गठन किया था। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति शासन की। अच्छा, एक चीज आप ये याद रखिएगा कि यार राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान में इस शब्द के रूप में नहीं लिखा, बल्कि देखिए क्या लिखा है मैंने कि इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। मैंने राष्ट्रपति शासन आपको समझने के लिए बता दिया, लेकिन अब अगर आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तब 356 में है, लेकिन हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का उल्लेख है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, इसी आधार पर राष्ट्रपति इस बात की घोषणा कर देगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। वही बात मैंने लिखी कि इसी आधार पर राज्य में लगता है। किस आधार पर? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। और संविधान में जो राष्ट्रपति शासन के लिए संविधान में जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसके बाद क्या है? घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी घोषणा कौन? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसके संबंध में एक बात ये याद रखिएगा कि इसके लिए राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे सकता है। राज्यपाल अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है कि राज्य में आंतरिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, इसके लिए अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है, तब राष्ट्रपति लगा देगा। और यदि राष्ट्रपति को स्वयं यह महसूस होता है कि इस राज्य की स्थिति, जो आपकी स्थिति वह नियंत्रण से बाहर हो गई है, इसको नियंत्रित करना आवश्यक है, उस स्थिति में वह राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और किस आधार पर लगाएगा? जब उसको यह लगेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। फिर आपको इसमें क्या याद रखना है कि 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत द्वारा, यहाँ पे बहुमत छूट गया है, साधारण बहुमत द्वारा पारित करेगी और 6 माह के लिए लागू करेगी। आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय आपातकाल में मैंने आपको बताया कि संसद 1 माह के भीतर उपस्थित व मतदान करने के 2/3 बहुमत से, उपस्थित व मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन में आपको क्या याद रखना है कि इसमें पहली चीज तो 2 माह का समय मिलेगा, कि 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, यानी कि 50% + 1 साधारण बहुमत से यदि इस प्रस्ताव को पारित कर देगी तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और फिर या वही मतलब 6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम इसकी सीमा निर्धारित की गई है, यह 3 साल से ऊपर नहीं होगा। अधिकतम क्या है इसकी समय सीमा? 3 वर्ष। लागू ये 6 माह के लिए होगा, लेकिन फिर 6 माह करके इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके संबंध में क्या याद रखना है कि कुल अभी तक भारत में कुल कितनी बार लागू, जो आपका राष्ट्रपति शासन है, अभी तक कितनी बार इसको लागू किया गया, तब आपको याद रखना है। कहीं 123 भी लिखा आपको मिल सकता है, लेकिन जो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक में देखा है 125 से भी ज्यादा बार, 125 से भी ज्यादा बार अब तक भारत में इसको लगाया जा चुका है। तो वही 125 प्लस मैंने लिखा है। सबसे पहले कहाँ लगा था? 1951 में पंजाब में। याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? 1951 में पंजाब में लगा था। यूपी में 10 बार लग चुका है, मणिपुर में 10 बार लगा है और राजस्थान में 4 बार। ये 3 मैंने लिए हैं। यूपी और मणिपुर आपको याद रखना है, यहाँ 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका और राजस्थान में 4 बार लगा है। और सर्वाधिक अवधि के संबंध में आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अवधि तक, सर्वाधिक समय तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तब क्या आपको याद रखना है? पंजाब में। फिर एक यहाँ पे लिया मैंने, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में अभी तक नहीं लगा। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, आपको याद रखना है। फिर इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन क्या है? खासकर राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 के संबंध में बी आर अम्बेडकर का कथन है कि अनुच्छेद 356 मृत पत्र यानी कि डेथ लेटर है। जो आपका अनुच्छेद 356 है उसको डेथ लेटर यानी कि मृत पत्र की संज्ञा किसने दी? प्रश्न आपसे बन सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इन्होंने क्या कहा है कि जिसका उपयोग केंद्र को बहुत कम बार करना चाहिए। ये पूरा कथन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 355 मृत पत्र है यानी कि डेथ लेटर है और जिसका उपयोग केंद्र को बहुत कम बार करना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। और खासकर आप इसको याद रखिएगा, मृत पत्र की संज्ञा अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र यानी कि डेथ लेटर की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
इसी के संबंध में याद रखिएगा केस आया था 1994 में एसआर बोम्मई केस। कौन सा? एसआर बोम्मई केस। इसमें कहा गया अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एसआर बोम्मई केस जो कि 1994 में आया था। पहली चीज इससे ये बन सकता है कि कब आया था, तो 1994 में आया था और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर इसके संबंध में इसका प्रभाव क्या होता है कि राज्य सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। और वही बात इसमें आप याद रखिएगा कि जो राज्य के विषय होंगे जिस पे कानून राज्य विधायिका बनाती है, यदि राष्ट्रपति यह अधिकार संसद को सौंप सकता है कि जब जरूरी मामले हैं तो उन पे कार्यवाही संसद करे। फिर सबसे लास्ट में आता है अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई। तो वित्तीय आपातकाल में सबसे पहली बात तो वित्तीय आपातकाल का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 360 में। और सबसे सुखद बात जो है इसमें कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया। क्योंकि यह एक बार भी नहीं लगा है इसलिए यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा मैं इसमें आपसे कर लेता हूँ। तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आधार क्या होगा? वित्तीय आपातकाल का आधार होगा वित्तीय संकट की स्थिति या वित्तीय साख पर आ जाए। यदि देश के अंदर वित्तीय संकट आ जाए या जो देश में वित्तीय साख होती है उस पर किसी प्रकार की कमी आ जाए, उस पर आंच आ जाए किसी प्रकार की, उस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव के संबंध में क्या याद रखना है? जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि सभी के वेतन में कटौती संभव। वही केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसी तरीके के उस प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो राज्य का, जो आपका केंद्र सरकार में कर्मचारी वर्ग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं का कर्मचारी वर्ग है, उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। फिर इसके संबंध में क्या है कि 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से पारित कर देगी, तो जब तक यह वापस नहीं लिया जाएगा लागू रहेगा। अच्छा, इसके संबंध में क्या है कि जो मैंने आपको इसमें बताया अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन में यह संसद 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पास कर देती है तो यह 6 माह के लिए लागू हो जाएगा और अधिकतम 3 साल तक लागू रह सकता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। लेकिन आपको वित्तीय आपातकाल के संबंध में क्या याद रखना है कि 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से इसको पास कर देती है तो यह जब तक वापस नहीं लिया, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जब तक यह राष्ट्रपति द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह लागू रहेगा। तो आपको राष्ट्रीय आपात के संबंध में याद रखना है कि संसद उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित करेगी तो 6 माह तक लागू हो जाएगा। और इसमें भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं, 6 माह करके या अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको राष्ट्रपति शासन मैंने बताया कि संसद इसमें था जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल था, इसमें संसद 1 माह के भीतर जब संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तो 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा और 6 माह करके यह अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपसे क्या बताया कि संसद 2 माह के भीतर जब इसकी घोषणा हो जाएगी, इसके 2 माह के भीतर प्रस्ताव इस संसद में साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 के बहुमत से पारित हो जाएगा तो उस स्थिति में यह 6 माह के लिए लागू हो जाएगी। और 6 माह के बाद 6 माह के लिए लागू हो जाएगा यह राष्ट्रपति शासन और उसके बाद 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल में मैंने आपको बताया कि इसकी घोषणा के 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 से प्रस्ताव पारित कर देगी। प्रस्ताव पारित करने के बाद यह उस समय तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले। ये बात आपको याद रखना है। और इसके संबंध में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे सुखद बात जो है कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो आपातकाल के संबंध में भाग 18 के संबंध में इतना जो फैक्ट मैंने आपको बता दिया है आपके लिए, जो इतना फैक्ट जो महत्वपूर्ण था खास करके आपकी परीक्षा के लिए, मैंने इसको आपको बता दिया और यह आपके लिए बहुत जरूरी था और इतना आपके लिए पर्याप्त भी है। आपकी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी हिंदी की तैयारी मजबूत करने के लिए आप हिंदी की क्लासेज में मेरे साथ जुड़िए। साथ ही साथ संविधान संशोधन की जो श्रृंखला 60 वीडियोस के माध्यम से चल रही है, वहां जाकर आप भारत के विभिन्न संविधान संशोधनों को, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं को जो उपयोगी है, उनको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।